हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th बोर्ड्स की तैयारी अपने धुरंधर बैच के अंदर पूरे जोश के साथ। चैप्टर नंबर 2 खत्म हो गया था एंड हमने शुरू किया चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। फिजिकल केमिस्ट्री का ये आखिरी चैप्टर है। 2 चैप्टर सोल्यूशन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम कर चुके हैं। तो बढ़ते हैं आगे केमिकल काइनेटिक्स के साथ, समय ना खराब करते हुए टॉपिक को शुरू करते हैं। सो देखो, केमिकल काइनेटिक्स में सबसे पहले एक चीज समझेंगे, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स जो क्लास 11th में चैप्टर था वो हमें बताता है फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन के बारे में। एक रिएक्शन होगा या नहीं होगा, मैं रिएक्शन को आर एक्शन लिखता हूं हमेशा। फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन के बारे में हमें बताता है थर्मोडायनेमिक्स। एक रिएक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम हमें बताता है एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन के बारे में। एक रिएक्शन हुआ तो कितना होगा, एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन, कितना फॉरवर्ड है कितना बैकवर्ड है, इन चीजों के बारे में हमें बताता है इक्विलिब्रियम। बट काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, ये हमें बताता है रेट ऑफ द रिएक्शन के बारे में, यानी कि स्पीड ऑफ द रिएक्शन के बारे में। फाइन, कोई भी रिएक्शन जो हो रहा है वो कितनी तेजी से हो रहा है उसके बारे में हमें कौन बताता है, काइनेटिक्स। फाइन, तो बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की। क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन? लेट्स सपोज किसी भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्जन हो रहा है, तो ये क्या है? इट इज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि या कह सकता हूं पर यूनिट टाइम। क्या कितना कंसंट्रेशन या रिएक्टेंट का, चाहे प्रोडक्ट का, चाहे कोई भी एक रिएक्टेंट का, कोई भी एक प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन समय के साथ कितना बदल रहा है, उसे क्या बोलते हैं? रेट। यानी कि रेट क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट और एनी ऑफ द रिएक्टेंट, आप कुछ भी लिख सकते हो यहां पे, अपॉन टाइम टेकन। फाइन, सो रेट को हम शॉर्टकट में लिखते हैं डेल्टा सी बाय डेल्टा टी। क्लियर है? चेंज इन कंसंट्रेशन ओवर चेंज इन टाइम। फाइन, अब बात करते हैं कि देखो रिएक्टेंट जो है ये जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे कम हो रहा है एंड प्रोडक्ट की वैल्यू धीरे धीरे करके बढ़ रही है। शुरू में रिएक्टेंट 10 था, धीरे धीरे करके 7 हो गया। शुरू में प्रोडक्ट 0 था, धीरे धीरे बढ़ के 4 हो गया या 3 हो गया या 5 हो गया। तो रिएक्टेंट जो है वो समय के साथ कम हो रहा है एंड प्रोडक्ट जो है वो समय के साथ बढ़ रहा है। क्लियर? तो इसीलिए रेट हम 2 तरीकों से लिखते हैं, फॉर रिएक्टेंट एंड फॉर प्रोडक्ट। अगर तो रिएक्टेंट की बात है तो हम रेट लिखते हैं माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ओवर चेंज इन टाइम। क्यों? सोचिए, रिएक्टेंट में C2 क्या है? 7, C1 क्या है? 10। 7 माइनस 10 किया तो -3 आया, इसलिए एक एडिशनल माइनस लगाया यहाँ पे हमने, यहाँ पे एक एडिशनल माइनस लगाया सो दैट रेट बिकम्स पॉजिटिव। एंड प्रोडक्ट के लिए ऐसा नहीं है। रेट के लिए, मतलब प्रोडक्ट के लिए रेट क्या है? देखो, C2 माइनस C1 करेंगे तो 4 माइनस 0 करेंगे, यहाँ पॉजिटिव ही रहेगा। तो प्रोडक्ट के केस में हम ऐसा नहीं करते हैं। यानी कि रिएक्टेंट के केस में अगर हम रेट डिफाइन करते हैं तो यहाँ पे एक एडिशनल माइनस साइन लगाते हैं। प्रोडक्ट के केस में यहाँ कोई एडिशनल माइनस साइन नहीं लगाते हैं। क्लियर है? थोड़ा सा और समझते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन, 2 तरीके से रेट पढ़े जाते हैं, वन इज एवरेज रेट एंड वन इज इंस्टेंटेनियस रेट। फाइन, सो एवरेज रेट क्या होता है? बेसिकली एक बल्क समय के लिए आया हुआ जो चेंज है विद रिस्पेक्ट टू एक बल्क समय के लिए आया हुआ टाइम चेंज,
उसे हम क्या बोलते हैं, एवरेज रेट। यानी कि जैसे मान लीजिए मैं यहां से चंडीगढ़ जा रहा हूं, तो 200 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा हूं अपॉन हाउ मेनी टाइम आई हैव टेकन, तो ये मेरी एवरेज स्पीड आ जाएगी। क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड। बट फॉर अ मोमेंट, किसी एक इंस्टेंट पे, किसी एक मोमेंट पे मेरी क्या स्पीड चल रही है, वो मेरी इंस्टेंटेनियस स्पीड है, वो मेरी उस मौके पे स्पीड है। तो किसी भी रिएक्शन में एक बल्क समय में आया हुआ चेंज कि रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कितनी कंसंट्रेशन बदल रही है, वो एवरेज रेट है। एंड इंस्टेंटेनियस है, एट अ मोमेंट, फॉर अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए आए हुए चेंज के लिए हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट। क्लियर है। तो एवरेज रेट को हम लिखते हैं अक्सर डेल्टा सी बाय डेल्टा टी, एंड इंस्टेंटेनियस के लिए हम लिखते हैं डी सी बाय डी टी। तो अगर तो ये हम रिएक्टेंट के लिए डिफाइन कर रहे हैं तो हम लिखते हैं माइनस डेल्टा सी बाय डेल्टा टी माइनस डी सी बाय डी टी। एंड अगर प्रोडक्ट के लिए डिफाइन करना होगा तो हम लिखेंगे एवरेज रेट को प्लस डेल्टा सी बाय डेल्टा टी, यानी कि यहां पे प्लस डी सी बाय डी टी। ये माइनस और प्लस सिर्फ इसीलिए बदल रहा है बिकॉज रिएक्टेंट्स समय के साथ कम हो रहे हैं, प्रोडक्ट समय के साथ बढ़ रहे हैं। एंड एवरेज और इंस्टेंटेनियस का क्या फर्क है कि एवरेज एक बल्क समय में आया हुआ चेंज है, इंस्टेंटेनियस फॉर अ वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम, एक मूवमेंट पे, एक इंस्टेंट पे आई हुई स्पीड है। इसे हम कह सकते हैं कि इट इज अ चेंज इन कंसंट्रेशन फॉर अ इंस्टेंट ऑफ टाइम, फॉर अ वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम। एंड ये एक बल्क पीरियड ऑफ टाइम के लिए चेंज इन कंसंट्रेशन है। मैं आपको इसे ग्राफिकली प्रेजेंट करता हूं। लेट्स सपोज दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मान लेते हैं, ठीक है ना, एंड दिस इज टाइम। तो शुरू में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है, हम इसे आर नॉट मान लेते हैं, और धीरे धीरे करके ये समय के साथ क्या हो रही है, कम। धीरे धीरे करके समय के साथ क्या हो रही है, कम। तो T1 टाइम पे इसका जो कंसंट्रेशन है हम उसे C1 लिख लेते हैं, एंड C2 टाइम पे जो इसका कंसंट्रेशन है हम उसे C2 लिख लेते हैं। सो व्हाट इज एवरेज रेट हियर, रिएक्टेंट के लिए एवरेज रेट क्या आएगा, माइनस C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। क्लियर है। एंड अगर आपको इंस्टेंटेनियस निकालना है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, लेट्स सपोज यहां निकालना है, तो आपका क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, आपको बेसिकली स्लोप ड्रॉ करना पड़ेगा। एंड स्लोप जो बताता है वो क्या बताता है, इंस्टेंटेनियस रेट। एंड क्योंकि डिक्रीजिंग स्लोप है तो आप इसे क्या कह सकते हो, माइनस डी सी बाय डी टी। तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे जो स्लोप है, जो टेंजेंट है, वो हमें बताता है इंस्टेंटेनियस रेट। एंड फॉर अ बल्क पीरियड ऑफ टाइम के लिए आया हुआ चेंज, देखिए ये काफी समय के लिए आया हुआ चेंज है, ये हमें क्या बताता है, एवरेज रेट बताता है। फाइन। चलिए प्रोडक्ट के लिए भी हम आके देखते हैं। अगेन कंसंट्रेशन का ग्राफ है बट फॉर प्रोडक्ट है। मैं मान के चल रहा हूं कि शुरू में प्रोडक्ट क्या है, जीरो है, ये समय के साथ बढ़ रहा है, ये समय के साथ बढ़ रहा है। शुरू में एट टाइम T1 इसकी कंसंट्रेशन क्या है, C1 है। एट टाइम T2 इसकी कंसंट्रेशन क्या है, C2 है। तो अगर आपको एवरेज निकालना है तो एवरेज रेट विल बी C2 C1 से बड़ा है, तो यहां हम लिखेंगे C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। क्लियर है। तो C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1, ये एक बल्क समय के लिए आया हुआ चेंज है। एंड किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आप यहाँ पे स्लोप मार्क करते हो, टेंजेंट मार्क करते हो, जो स्लोप है वो बेसिकली क्या बताती है, इंस्टेंटेनियस रेट बताती है, जो कि प्लस डीसी बाई डी है। क्योंकि प्रोडक्ट के लिए कंसंट्रेशन समय के साथ बढ़ रही है तो ये क्या है, प्लस डीसी बाई डी है। एंड रिएक्टेंट के लिए ये माइनस डीसी बाई डी है। क्लियर। सो आई होप द टॉपिक का जो डेफिनेशन है वो आपको इससे समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन एक स्पीशी के लिए रिएक्शन में कैसे डिफाइन की जाती है। लेट्स हैव इट।
नेक्स्ट टॉपिक इज रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट स्पीशीज, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज N2 plus 3H2 becomes 2 अमोनिया। फाइन। तो अगर हमें यहां पे लिखना हो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का डिसअपियरेंस रेट लिखना हो, तो हम लिखेंगे कितना नाइट्रोजन में बदलाव आ रहा है अपॉन टाइम, यानी कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन ओवर टाइम। फाइन। अब क्योंकि रिएक्टेंट जो है वो समय के साथ कम हो रहा है, तो इसके आगे क्या आ जाएगा, माइनस। सो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन इज माइनस डी ऑफ N2 बाय dt। अगर आपसे पूछा जाता है, याद रखें कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस नाइट्रोजन के गायब होने की, नाइट्रोजन के रिएक्ट होने की रेट है, ये रेट ऑफ द रिएक्शन नहीं है। सो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज, कितनी तेजी से हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है, कितनी तेजी से हाइड्रोजन डिसअपियर हो रहा है इसमें से, सो इट विल बी माइनस डी ऑफ H2 बाय dt। क्यों लगाया मैंने माइनस, क्योंकि ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट समय के साथ कम हो रहा है, हमने काफी डिटेल में पढ़ लिया इसे। एंड अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ या अपीयरेंस ऑफ अमोनिया, तो इट विल बी प्लस डी ऑफ NH3 बाय dt। क्लियर है, ये है अमोनिया के अपीयरेंस का रेट। फाइन। बट एक बात सोच के देखिए, जितनी तेजी से इसका एक मोल जाएगा, मान लीजिए 10 सेकंड के अंदर इसका एक मोल रिएक्ट कर रहा है, तो इसके तो 3 कर जाएंगे। अगर आप यहां पे पुट करोगे कि कितने मोल रिएक्ट कर रहे हैं, इसका तो 1 आएगा अपॉन 10 सेकेंड, बट जितने में इसका 1 मोल रिएक्ट कर रहा है, इसके तो 3 रिएक्ट करने चाहिए, तो उस हिसाब से तो 3/10 आ जाएगा। फाइन। तो अगर हमसे कोई रेट ऑफ रिएक्शन पूछेगा, वो तो इक्वल ही नहीं आया है। जितने में नाइट्रोजन 1 रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन 3 रिएक्ट कर रहा है, इसका मतलब दिस इज नॉट द रेट ऑफ रिएक्शन। मैं तो पहले ही कह रहा हूं, दिस इज नॉट द रेट ऑफ रिएक्शन। अगर आपको इसमें से रेट ऑफ रिएक्शन पूछा जाता है, फाइन, बहुत ध्यान से मार्क करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। तो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए जो आगे स्टोइकियोमेट्रिक नंबर लिखा हो 1 3 2, इससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, यानी कि -1/1 dN2 बाय dt, ये रेट ऑफ रिएक्शन है। नाइट्रोजन की भाषा में लिखा है, इन द लैंग्वेज ऑफ नाइट्रोजन, इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन हमने ये लिखा है -1/3 d ऑफ H2 बाय dt, ये हमने हाइड्रोजन की भाषा में लिखा है, एंड +1/2 d ऑफ NH3 बाय dt, ये हमने अमोनिया की भाषा में लिखा है। फाइन। ये जो थे जिसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं है, ये इनके डिसअपियरेंस और अपीयरेंस का रेट है, इनके रिएक्ट करने का और इसका बनने का रेट है, पर ये रेट ऑफ रिएक्शन नहीं है। रेट ऑफ रिएक्शन के लिए जो आगे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखा होता है, उससे डिवाइड किया जाता है। क्लियर है। नाउ क्वेश्चन देखिए, एक जरा आप इसको क्वेश्चन से समझते हैं। लेट्स हैव अ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं सीधा सोल्यूशन पे बात करता हूं। क्या हमारे पास रिएक्शन, आप ध्यान से देख सकते हो, 2A + B बिकमिंग C है, और आपको दिया क्या हुआ है, आपको दिया रेट ऑफ डिसअपियरेंस, सॉरी रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ कार्बन दिया हुआ है। कितना दिया है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ कार्बन कितना दिया है, 1.3 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर सेकेंड दिया हुआ है। क्लियर। क्या पूछा है हमें फर्स्ट स्टेप में, रेट ऑफ द रिएक्शन पूछा है, रेट ऑफ रिएक्शन पूछा गया है। क्लियर है, रेट ऑफ रिएक्शन हमसे ये चीज
पूछी गई है। फाइन, कुछ तो गड़बड़ लिख लिया हमने, हाँ यहाँ पे 3 आना था। फाइन, 2a प्लस बी बिकमिंग 3c है। फाइन, तो रेट ऑफ रिएक्शन पहले तो ये समझिए जरा, रेट ऑफ रिएक्शन अगर किसी भी भाषा में हमें लिखना होता तो क्या लिखते हम, -1/2 dA बाय dt इज इक्वल टू -1/1 dB बाय dt या +1/3 dC बाय dt। ये तीनों रेट ऑफ रिएक्शन है और ये तीनों इक्वल है। -1/2 जैसे ये लिखा है मैंने वैसा लिखा है इसके लिए मैंने, -1/2 dA बाय dt -1/1 dB बाय dt +1/3 dC बाय dt। क्लियर है? अब हमें क्या चाहिए, रेट ऑफ रिएक्शन। हमें दिया क्या हुआ, रेट ऑफ अपीयरेंस, यानी कि हमें क्या दिया है, dC बाय dt का वैल्यू दिया हुआ है। फाइन, तो हम रेट ऑफ रिएक्शन उठाएंगे यहां से, दिस इज +1/3 dC बाय dt 1/3 1.3 into 10⁻⁻⁴ 4.33 into 10⁻⁵ मोल पर लीटर सेकेंड। क्लियर है ये बात? फाइन, अब सेकेंड पॉइंट में देखिए क्या दिया हुआ है। सेकेंड में हमसे पूछा है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए पूछा गया है। यानी कि हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है -dA बाय dt का वैल्यू पूछा, -dA बाय dt का वैल्यू पूछा है। इसको और इसको कंपेयर कर लेते हैं, -dA बाय dt का, तो -dA बाय dt क्या होगा, आप समझ सकते हो। अगर मैं 2 को यहां ले जाऊं, इट विल बी 2/3 dC बाय dt। आर यू गेटिंग दिस? इन दोनों रिलेशन से बनाया है मैंने ये। फाइन, -1/2 dA बाय dt इज इक्वल टू +1/3 dC बाय dt, तो -dA बाय dt इज इक्वल टू 2/3 dC बाय dt। फाइन, ये हमसे पूछा गया है, तो 2/3 इंटू dC बाय dt कितना है, dC बाय dt ये दिया हुआ है 1.333 नहीं है, 3 है, 33 तो यहाँ था, इंटू 10⁻⁴। क्लियर? कितना आ गया ये कैलकुलेट करके, 3 तो यहाँ से डिवाइड करके हमने निकाला ही था, ये आ गया है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8.66 इंटू 10⁻⁻⁵ मोल पर लीटर सेकेंड। फाइन, सो दिस इज हाउ एक रिएक्शन जो है डिफरेंट स्पीशीज के अकॉर्डिंग लिखी जाती है, उसका रेट लिखा जाता है। याद रखें, अगर तो हमें उसका डिसअपीयरेंस, उसका अपीयरेंस लिखना है, तब हम आगे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं लगाते हैं। अगर हमें रेट ऑफ रिएक्शन पूछा जाता है, जैसे ये हो गया, ये हो गया, तो हम उसके आगे उसके स्टोइकियोमेट्रिक नंबर से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। क्लियर है? तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ द रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे रेट को इफेक्ट कर सकते हैं, हमारी रेट कम ज्यादा कर सकते हैं। तो बात करते हैं नंबर 1 फैक्टर की, दैट इज कंसंट्रेशन। फाइन, थ्योरेटिकल सा टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी, ग्रेटर इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ऑब्वियसली फास्टर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। जब हमारे पास रिएक्टेंट होगा ही ज्यादा, लेट सपोज हमारे पास रिएक्टेंट के 10 मोल्स हैं, तो उसमें से 3 मोल्स कन्वर्ट होने हैं, और अगर हमारे पास रिएक्टेंट के 100 मोल्स होंगे तो 30 मोल्स कन्वर्ट होने हैं। समय तो उस हिसाब से ही लगता है, कम लगता है रिलेटिवली 30 मोल्स को कन्वर्ट होने में। तो अगर हमारे पास कोई भी चीज ज्यादा है तो उसका कन्वर्जन रेट भी क्या आएगा, ज्यादा आएगा। मोर इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मोर इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, faster will be the
रेट ऑफ रिएक्शन, उतना ही रिएक्शन जो होगा वो तेज होगा, बिकॉज अगर हमारे पास चीज ज्यादा है तो कन्वर्ट भी ज्यादा होगी। जैसे मैं अक्सर क्लास में कहता हूं, आपके पास एक लंगर लगा हुआ है, खाने का लंगर, बिल्कुल, तो आपको 100 पूरीज डिस्ट्रीब्यूट करनी है और आपको 1 लाख पूरी डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो जब आप 1 लाख पूरी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होगे तो आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन रेट है वो बहुत तेज हो जाएगा। जब आपको सिर्फ 100 पूरी डिस्ट्रीब्यूट करनी है, योर डिस्ट्रीब्यूशन विल बी स्लो। अगर आपके पास 10 ही पूरियां होंगी तो यू विल बी वेरी स्लो इन डिस्ट्रीब्यूटिंग इट। फाइन। तो जितनी चीज ज्यादा होगी, जितना रिएक्टेंट ज्यादा होगा, उतना रेट ज्यादा आएगा। फाइन। नेक्स्ट, सेकेंड थिंग इज टेम्परेचर। सेकेंड थिंग इज टेम्परेचर। देखो, एक बात कही जाती है कि जब भी किसी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, जैसे ये ताली बजनी है, तो इसमें 2 चीजों की जरूरत है, प्रॉपर एनर्जी एंड प्रॉपर डायरेक्शन। देखिए, इसके पास एनर्जी थी पर डायरेक्शन नहीं थी, और इसके पास डायरेक्शन है पर एनर्जी नहीं है, इसके पास दोनों है। तो टेम्परेचर जब हम प्रोवाइड करते हैं रिएक्शन के अंदर, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा, मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, तो उसे सिर्फ एक ही बैरियर रह जाएगा, दैट इज डायरेक्शन बैरियर। क्या रह जाएगा? सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बैरियर रह जाएगा। तो मैं कह सकता हूं, अगर रिएक्टेंट्स की इंटरनल एनर्जी ज्यादा है तो उसका प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो हम बोलते हैं जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट ज्यादा बढ़िया तरीके से हो सकता है। एंड अक्सर टेम्परेचर के लिए एक लाइन बोली जाती है, फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम ट्वाइस टू थ्राइस। दुगने से 3 गुना तेजी तक रेट बढ़ जाता है अगर हम 10 डिग्री टेम्परेचर भी बढ़ा देते हैं। क्लियर? सो फॉर एवरी 10 डिग्री राइज in temperature, rate of reaction becomes 2 to 3 times. Clear? Next, number 3 is physical nature। या इसके अंदर एक दो तीन चीजें हमें डिस्कस करनी है फिजिकल नेचर के अंदर। सबसे पहले हम इसके अंदर बात करते हैं बॉन्ड के स्ट्रेंथ की, ठीक है ना। देखो, बॉन्ड स्ट्रेंथ बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर मान लीजिए सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है एंड ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। अगर रिएक्टेंट में ज्यादा बॉन्ड्स होंगे, ठीक है ना, और तगड़े बॉन्ड होंगे, ज्यादा बॉन्ड होंगे और स्ट्रेंथ वाले बॉन्ड होंगे, उसका रेट जो आएगा वो रिलेटिवली स्लो आएगा। तो रेट के मामले में जो सिंगल बॉन्ड वाले लोग हैं, दे विल रिएक्ट मोर फास्टर देन डबल बॉन्ड, विल रिएक्ट मोर फास्टर देन ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर है? फिजिकल नेचर के अंदर ही दूसरी बात जो मैं डिफाइन करना चाहता हूं वो है स्टेट। क्लियर? गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। अभी अभी हमने एक बात करी कि रिएक्टेंट को अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना होता है तो उसे परफेक्ट कोलिजन करना पड़ता है। तो कोलिजन किस में चांसेस ज्यादा है? गैसेस में कोलिजन होने के चांसेस लिक्विड से ज्यादा है, बिकॉज गैसेस के मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव कर रहे हैं, दे कैन स्ट्राइक मोर इफेक्टिवली एंड मोर फ्रीक्वेंटली। बेसिकली ज्यादा तेजी से ज्यादा टकराव हो सकते हैं गैसेस स्टेट में लिक्विड्स के मुकाबले, और लिक्विड्स में ज्यादा हो सकते हैं सॉलिड्स के मुकाबले। तो रेट के केस में मैं कह सकता हूं गैसेस के रिएक्शन होना ज्यादा तेजी से होते हैं एज कंपैरेटिव टू लिक्विड्स, एज कंपैरेटिव टू सॉलिड्स। आप चाहो तो इनके अलग अलग पॉइंट्स भी बना सकते हैं। क्लियर? जैसे तीसरा है फिजिकल साइज, या फिर यूं कहूं तो सरफेस एरिया। क्लियर? अब आप खुद सोचिए, आपके पास एक बड़ा लकड़ी का पीस है, लोडी आने वाली है, एक बड़ा लकड़ी का पीस है और एक आपने उसके छोटे छोटे पीसेस कर दिए हैं, कब आप उसे बर्न फास्ट कर सकते हैं? सोचिए, जब वो छोटे छोटे पीस हैं। क्यों? छोटा पीस कर देने से, जैसे ये है, मान लो ये एक चीज है,
अगर मैंने इसे ब्रेक कर दिया तो अब ये 2 बन गए हैं, तो सरफेस एरिया बढ़ गया है बेसिकली। तो जब आप छोटे छोटे पीस कर देते हो सरफेस एरिया बढ़ जाता है। एक पानी का ग्लास में, उसमें चीनी डिसॉल्व करनी है, आपने चीनी का बड़ा सारा क्रिस्टल डाला, आप खोल रहे हो उसे, फिर आपने दूसरे केस में क्या किया, वो चीनी के पीस को छोटा 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 काट लिया, मान लो पिसी हुई चीनी बन गई है। तो टूटने से, ये देखिए, ये टूटने से सरफेस एरिया क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा, अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो फिर रेट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं पॉइंट नंबर 4, कैटलिस्ट। किस पे? कैटलिस्ट पे। बड़ी सिंपल सी बात है, कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इवन पार्टिसिपेटिंग इन इट। हम शुरू से ये बात पढ़ते हैं, कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन की स्पीड बढ़ा सकता है और खुद पार्टिसिपेट भी नहीं करता है। रिएक्शन के अंदर कैटलिस्ट पार्टिसिपेट भी नहीं करता है और वो उसकी स्पीड को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। क्लियर? तो कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। अगर यहाँ पे किसी भी जगह में कैटलिस्ट प्रेजेंट है तो प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ द रिएक्शन। तो देखा जाए तो इन जनरली बुक में यही पॉइंट डिस्कस होते हैं। इसके अलावा भी रेडिएशंस यानी कि सनलाइट और प्रेशर, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, फाइन, पीएच, ये कुछ ऐसे स्पेसिफिक से पॉइंट है which is not valid for all the reactions। ठीक है ना? कॉमन ये बुक में 4 ही होते हैं जो हर जगह लग जाते हैं, ये बहुत स्पेसिफिक है। बेसिकली वो रिएक्शंस जो फोटोकेमिकल है, जो अंधेरे या रोशनी में इफेक्ट करते हैं, जिन्हें हम फोटोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं। द रिएक्शंस व्हिच अकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, उन्हें फर्क पड़ता है कि लाइट है या नहीं है। लाइट होगी तो वो रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, नहीं होगी तो वो रिएक्शन स्लो डाउन हो जाएगा। प्रेशर, जिसमें रिएक्टेंट या प्रोडक्ट गैसियस है, उसमें प्रेशर कम ज्यादा है तो रिएक्शन को तेज किया जा सकता है, स्लो डाउन किया जा सकता है। जिसमें रिएक्टेंट या प्रोडक्ट नेचर में पोलर है या आयनिक है, उन रिएक्शंस को इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड देकर कम ज्यादा या तेज किया जा सकता है। एंड पीएच, जिन रिएक्शंस में मीडियम होता है, एसिडिक है या बेसिक है, जिनमें मीडियम देके रिएक्शन को फास्ट या स्लो डाउन किया जा सकता है, उसमें पीएच को इफेक्ट डाल के अगर हम पीएच बढ़ा देंगे या कम कर देंगे तो रिएक्शन को तेज किया जा सकता है। तो दीज 4 आर स्पेसिफिक, नॉट वैलिड फॉर एवरी रिएक्शन। ऐसा नहीं है कि किसी भी रिएक्शन में आप पीएच चेंज करो तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन बदलेगा ही बदलेगा, बट दीज आर कॉमन। आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाओ, लगभग ईच एंड एवरी रिएक्शन में रेट जो है वो फास्टर होगा। लगभग हर रिएक्शन में आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन ट्वाइस से थ्राइस गुना तेज हो जाएगी। Fine. So these are common points which are valid to everything, but these are specific points which are valid only for a particular kind of reactions. Clear? तो आगे बढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स के नेक्स्ट टॉपिक पे। So next topic is rate law expression. सो बेसिकली एक रिएक्शन कौन कौन से रिएक्टेंट पे, प्रोडक्ट पे भी कितना डिपेंड कर रहा है, उसे रिप्रेजेंट करने के तरीके को हम क्या बोलते हैं, रेट लॉ एक्सप्रेशन। मतलब बेसिकली इट्स अ रिप्रेजेंटेशन दैट हाउ आवर रेट इज डिपेंडेंट अपॉन concentration of reactant and product. So basically let's suppose we have a reaction AA plus BB becomes CC plus DD। जो कैपिटल ABCD है वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स हैं एंड जो स्मॉल ABCD है वो है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। क्लियर? तो रेट जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
ए की पावर पी एंड बी की पावर क्यू। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के हमने लगाया के, दैट इज रेट कांस्टेंट। क्या है के? रेट कांस्टेंट है। फाइन, एंड दिस इज रेट लॉ एक्सप्रेशन। फाइन। अब यहां पे थोड़ी सी एक दो बातें समझने वाली हैं। हमारा जो रिएक्शन था, ये जो ए प्लस बी बी बिकम सी सी प्लस डी डी है, ये वाला रिएक्शन का जो रेट है कि कितनी स्पीड से ये रिएक्शन हो रहा है, ये रिएक्टेंट्स पे, खैर मैंने प्रोडक्ट पे यहाँ पे नहीं बनाया है, रिएक्टेंट पे कितना कितना डिपेंडेंट है। कितना डिपेंडेंट है बेसिकली मैंने पावर में मेंशन किया। अब सोचने वाली बात ये है कि P और Q तो है ही नहीं है रिएक्शन में, तो P may or may not equal to small a and Q may or may not equal to small b। P जो है वो A हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, एंड B जो है, ये जो Q है वो स्मॉल b हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। कई बार ऐसा होता है कि जो रिएक्शन में दिख रहा होता है, एक्चुअल डिपेंडेंसी उस पे नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं हमेशा क्लास में बोलता हूं, आपको अगर एक लंगर लगाना है तो उसमें दो चीजों पे आपका लंगर डिपेंड करता है। आपको पूरी डिस्ट्रीब्यूट करनी है, आपको सब्जी डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो बेसिकली आपके पास दोनों चीजें हैं जो डिस्ट्रीब्यूट करनी है, एक ए है एक बी है। सो आपका लंगर का जो स्पीड है वो डिस्ट्रीब्यूशन स्पीड है, वो किस पे डिपेंड करता है? दोनों की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है, ए पे भी और बी पे भी। बट लेट सपोज द अमाउंट ऑफ सब्जी यू हैव इज लॉट ऑफ मोर, बहुत ज्यादा है, वो बहुत ज्यादा है। तो और आपका जो प्रोसेस है वो सिर्फ और सिर्फ इस बात से टिका हुआ है कि कितनी तेजी से पूरी बनेगी, उतनी तेजी से आप डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि आपका रेट सिर्फ और सिर्फ पूरी डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है, वो सब्जी पे डिपेंड, सब्जी के अमाउंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है। आपकी एक साइकिल बनाने की फैक्ट्री है, टायर बड़ी तेजी से बन रहे हैं बट सीट नहीं बन रही है, तो आपका साइकिल जो है वो टायर्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है, सीट पे डिपेंड कर रहा है। तो एक्चुअल डिपेंडेंसी किस पे है वो जरूरी नहीं है कि आपको रिएक्शन में दिखेगा। ये जो ओवरऑल रिएक्शन लिखी हुई है, इसमें जो रिएक्टेंट की स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं वही आपकी डिपेंडेंसी हो, ये श्योर नहीं है। हो भी सकता है, इसलिए मैं लिखा है P may और may not be equal to A, Q may और may not be equal to B। अब इन पावर्स को क्या कहा जाता है? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कहते हैं। फाइन। तो अगर हमें डेफिनेशन लिखना हो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन का तो क्या होता है? इट इज अ सम ऑफ पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म्स, सम ऑफ powers of the concentration terms written in the rate law expression. It is sum of powers of concentration terms written in rate law expression. फाइन। तो यहां पे ऑर्डर क्या बन गया है? P प्लस Q बन गया। क्लियर? सो द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन इज P प्लस Q। अब ऑर्डर जो होता है किसी भी रिएक्शन का वो फ्रैक्शनल भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, इवन नेगेटिव भी हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू स्पीसी, नॉट ओवरऑल। नॉट ओवरऑल नेगेटिव नहीं हो सकता, किसी एक स्पीसी के लिए नेगेटिव हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। क्लियर? ऑर्डर हमारी डिपेंडेंसी दर्शाता है कि कितना डिपेंडेंट है। क्लियर? ये फ्रैक्शनल, पॉजिटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है, बट ये ओवरऑल नेगेटिव नहीं हो सकता, एक स्पीसी के लिए नेगेटिव हो सकता है। फाइन। तो क्वेश्चन देखेंगे जो आपके पास स्क्रीन पे लिखा हुआ है, इसमें हमें रेट लिखना है। तो क्या है क्वेश्चन? यू हैव टू कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकालना, बहुत ही इजी है। तो रेट जो हमारे पास क्या है?
a की पावर 1/2, b की पावर 3/2। तो यार इसमें तो नहीं कुछ करना है, तो ऑर्डर क्या आ गया 1/2 प्लस 3/2 कम्स आउट टू बी 2। ओवरऑल ऑर्डर जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर बन गया है, जबकि विद रिस्पेक्ट टू अ स्पीशीज जो ऑर्डर था वो फ्रैक्शनल चल रहा था, ये ओवरऑल भी फ्रैक्शनल आ सकता है। क्लियर है? फाइन। नेक्स्ट एक और देखेंगे क्वेश्चन, इसी में जो सेकंड पार्ट है वो देखिए जरा पे क्या लिखा हुआ है। a की पावर क्या है 3/2 एंड b की पावर क्या है -1। मैंने बोला ना नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू अ स्पीशी हो सकता है, इट कैन बी नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू अ स्पीशी बट नॉट ओवरऑल। ओवरऑल देखो ये क्या आया, हाफ आया है, यानी कि क्या आ गया है, फ्रैक्शनल आ गया है। क्लियर? इट कैन बी जीरो ऑल्सो, इट कैन बी फर्स्ट ऑर्डर, इट कैन बी सेकेंड ऑर्डर, इट कैन बी फ्रैक्शनल। क्लियर? तो एक एक करके ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पढ़ेंगे हम सेकेंड लेक्चर से। we'll start integrated rate equation for zero order, first order, second order, एक एक करके करेंगे। till then लगे रहिए, पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।